हेलो एवरीवन, एडू एडेप्ट बाय नेहा सर वेलकम जी ऑल। आप सभी से मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ज़रूरी बात को मिस कर देते हैं। सबसे पहले मेरा क्लेम सुन लीजिए। मेरा क्लेम ये है कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है या इंग्लिश में बस आपका काम चल रहा है, हल्की फुल्की आती है, तो डोंट वरी, आप इंग्लिश के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। मेरी क्लास को वॉच करिए, मुझ पर ट्रस्ट करिए और जो मैं करवा रहा हूँ वो उसको आप बस करते रहिए और फिर देखिए आपको कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आने लग जाएगा। इससे पहले हम ग्रामर में फर्स्ट क्लास कर चुके हैं, जो अपनी फ्रेजेस, क्लोज और सेंटेंस पर बेस्ड थी। अगर आपने वो वॉच नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज़रूर वॉच कर लें। ये अपनी क्लास सेकंड है और सेकंड क्लास के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम इंग्लिश सीखते हैं या कोई भी सब्जेक्ट सीखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना होता है। तो फर्स्ट स्टेप था अपना फ्रेज को जानना, क्लोज को जानना, सेंटेंस को जानना। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और इस फैमिली का हिस्सा बने। देखिए सजेशंस और सुन लीजिए, आगे मत बढ़िए प्लीज़। अगर आप इन क्लासेस से नोट्स बनाते हो और इन क्लासेस को दोबारा से वॉच करते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो। तो ये क्लासेस आपके लिए मोर देन इनफ होगी। मोर देन इनफ मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये मेरा निचोड़ है 15 से अधिक सालों तक की टीचिंग का। मैंने टीचिंग की है, अभी भी मैं एक्टिव एजुकेशनिस्ट हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जैसे स्टूडेंट्स तक और नीडी जितने भी बच्चे हैं वहाँ तक मैं अपनी पहुँच बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि सबको इसका बेनिफिट्स मिले। देखिए, मुझ पर ट्रस्ट करिए, सबसे ज़रूरी बात है एक टीचर पर ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करिए, किसी भी बुक या सोर्स को आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लासेस हैं आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी। प्लीज़ आप ट्रस्ट करिए, मेरे साथ बने रहें। मेरा सोल ऑब्जेक्टिव और जान लीजिए। मेरा सोल ऑब्जेक्टिव है आपके विश्वास को बनाए रखना। जो भी जितने भी अपने इस एड्यू एडेप्ट फैमिली के मेंबर्स हैं उनका विश्वास बनाए रखना और उनके ज्ञान में वृद्धि करना, उनको सक्सेस या सफलता की तरफ तेज़ी से अग्रसर करना ही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, अपनी इंग्लिश वोकैब की क्लास इस चैनल पे चल रही है, जिसमें हम एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। इसके बाद में फ्रेजेज, इडियम्स और हर तरह की वोकैब को करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर की अगर क्लास की बात करें तो बेसिक से एडवांस विद एक्सरसाइज इस पर रहेगी। ये अपनी क्लास सेकंड है। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास भी बहुत जल्द इन सभी एग्जामिनेशन के लिए शुरू होने जा रही है। तो आप बस बने रहें, मेरे साथ जुड़ें। अपना हॉलमार्क क्या है? ओनली रेलेवेंट टीचिंग, नथिंग एल्स। इसका मीनिंग हुआ कि मैं सिर्फ टीचिंग के बारे में और शिक्षण के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा इधर उधर की एक भी बात, एक भी एग्जाम्पल नहीं होगा, अपनी किसी भी क्लास में नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं हम शब्द भेद। क्या बोलते हैं? शब्द भेद। और हमारे शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच है 8। फर्स्ट है अपना नाउन, जिसको संज्ञा बोलते हैं। सेकंड है प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम बोलते हैं। थर्ड है अपना वर्ब, जिसको क्रिया बोलते हैं। थर्ड है अपना वर्ब, जिसको क्रिया बोलते हैं। फोर्थ है अपना एडजेक्टिव, जिसको विशेषण बोलते हैं। और फिफ्थ है अपना एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। सिक्स्थ है अपना प्रपोजिशन, जिसको हिंदी में पूर्व सर्ग बोलते हैं। सेवंथ है अपना कंजंक्शन, जिसको संयोजक बोलते हैं, इसको लिंकर भी बोला जाता है। एट्थ है अपना इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को विस्मयादिबोधक बोला जाता है। तो ये अपने 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। चलिए अब इनको थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। डिटेल में हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे, लेकिन जान लेना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नाउन? द नाउन इज एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया इन एनी सेंटेंस। कि किसी भी वाक्य के अंदर कोई व्यक्ति है, प्लेस है, स्थान है, वस्तु है, कोई विचार है, उसको हम संज्ञा या नाउन बोलते हैं। देखिए पर्सन के तौर पर अगर हम देखें, सूरज, ऋतु, मदर नहीं रहेगा यहाँ पर, सूरज, ऋतु, यानी कि कोई भी व्यक्ति, स्थान आदि का जो नाम है वो आएगा। प्लेस
जैसे एशिया हो गया अपना, जयपुर इंडिया, ये सारे प्लेस में आएगा। थिंग्स में पेंसिल, ट्रक, स्लीपर्स, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एंगर, ये अपने आइडिया में आ जाएंगे। डोंट वरी, कल अपनी नाउन के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आज इंट्रोडक्शन जरूरी है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 5 तरह की प्रकार की नाउन्स या संज्ञा होती है। फर्स्ट अपना प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। सेकंड अपना कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। थर्ड अपना कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में हम सामूहिक संज्ञा बोलते हैं। फोर्थ अपना मटेरियल नाउन, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और लास्ट है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। कल अपनी नाउन पर बहुत अच्छी डिटेल्ड वाली क्लास रहेगी, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं, प्रोनाउन। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। यानी सर्वनाम क्या हुआ, जो संज्ञा या संज्ञा के समकक्ष शब्दों के स्थान पर यूज किए जाते हैं। संज्ञा या संज्ञा के समकक्ष शब्दों के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं उनको प्रोनाउंस बोलते हैं। देखिए, प्रो का मीनिंग होता है इंस्टेड ऑफ, और इंस्टेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, के स्थान पर या की बजाय। जो नाउन के स्थान पर शब्द आएंगे वो प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे क्या आएगा, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। क्योंकि नाउन की रिपीटेशन से इरिटेशन होती है। बार बार अगर एक वस्तु का, स्थान का अगर या व्यक्ति का नाम हम लेते हैं तो इरिटेशन होती है, तो उस इरिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोनाउंस के टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने 10 टाइप्स रहेंगे, 10 प्रकार के सर्वनाम हम पढ़ेंगे जब हम प्रोनाउन की क्लास को करेंगे, लेकिन आप इनके नेम लर्न जरूर कर लीजिए। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको व्यक्तिगत या व्यक्तिवाचक सर्वनाम बोला जाता है। सेकंड है अपना इम्पर्सनल प्रोनाउन, जिसको अव्यक्तिवाचक सर्वनाम बोला जाता है। थर्ड है पजेसिव प्रोनाउन, जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम बोला जाता है। फोर्थ अपना रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसको प्रतिवर्ती या जोरदार सर्वनाम बोला जाता है। फिफ्थ अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रदर्शक सर्वनाम, ठीक है। और सिक्स्थ अपना इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चितकालीन सर्वनाम। सेवंथ रहेगा अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। एट्थ रहेगा रिसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन, सापेक्ष सर्वनाम। जब प्रोनाउन की क्लास रहेगी तो हम इन सब को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद आपको प्रोनाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं और एडजेक्टिव को डिस्कस करते हैं। थर्ड अपना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण। और विशेषण की परिभाषा अगर हम देखें, डेफिनेशन इंग्लिश में देखें, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। यानी एक शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसको हम एडजेक्टिव या विशेषण बोलते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ यूसेज इन ए सेंटेंस, ये एक वाक्य में जो एडजेक्टिव यूज होते हैं उसको किस तरीके से हम नाम दे सकते हैं वो बात कर लेते हैं। वाक्य में एडजेक्टिव कैसे यूज होंगे, या तो वो नाउन से पहले होंगे या वो नाउन के बाद होंगे। जो नाउन से पहले यूज होते हैं उनको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं, हिंदी में उनको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। याद रखिएगा, नाउन से पहले यूज होने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण और इंग्लिश में एट्रीब्यूटिव विशेषण बोलते हैं। जैसे अपना पियर क्या है, नाउन है, और पियर से पहले क्या, जूशी। जूशी एक वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड अपना एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, ये अपना एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया है। सेकंड अपना रहेगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को हम बोलते हैं विधेयवाचक विशेषण, यानी प्रेडिकेटिव जो नाउन के बाद में आता है। देखिए अपना क्या रहता है, टीना ये नाउन है। टीना क्या है, ये नाउन है। टीना है नाउन, और नाउन के बीच में इज आया हुआ है। इज अपनी लिंकिंग वर्ब है, और लास्ट में आया हुआ है ये एडजेक्टिव है। देखो जरा ध्यान से देखिए, टीना नाउन है, एंग्री एडजेक्टिव है, और बीच में इज आया हुआ है जो कि एक लिंकिंग वर्ब है, यानी कि नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ने वाली क्रिया है
इज। तो इस तरह से अगर नाउन और एडजेक्टिव के बीच में हमें कोई भी लिंकिंग वर्ब देखने को मिले तो उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है, विधेयवाचक विशेषण बोला जाता है। आगे लास्ट के बारे में हम बात करते हैं जो कि थर्ड है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव का मीनिंग हुआ कि कोई भी प्रोनाउन या नाउन पहले आएगी और उसके तुरंत बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव आ जाता है, उसको उत्तर सकारात्मक विशेषण हिंदी में हम बोलते हैं। पोस्ट पॉजिटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर सकारात्मक विशेषण। यानी नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो पोस्ट पॉजिटिव होगा, बीच में लिंकिंग वर्ब होगा तो प्रेडिकेटिव होगा, एट्रीब्यूटिव जो नाउन से पहले होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। जो हम एडजेक्टिव्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, वो 8 रहेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक हम बोलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी गुणवत्ता का विशेषण रहेगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जिसको परिमाणवाचक विशेषण हम बोलते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रदर्शनात्मक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वितरणात्मक विशेषण रहेगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्नवाचक विशेषण और पजेसिव एडजेक्टिव अधिकारात्मक विशेषण। इन सभी एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव की अपनी जो नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव अपनी थर्ड क्लास रहेगा, यानी नाउन प्रोनाउन के बाद में, तो उसमें हम बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो कि अपना वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, जैसे कि ये बच्चा राइड कर रहा है, यहाँ पर ये पेंटिंग कर रहा है, यहाँ पर ये साइकिल राइड कर रहा है, यहाँ पर कुकिंग हो रही है, यहाँ पर डांस हो रहा है। तो ये सारी की सारी क्रियाएं हो रही है, इसीलिए ये वर्ब हम कंसिडर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ब्स को थोड़ा बारीकी से जानते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट और ए स्टेट। क्योंकि क्रिया क्या है? जो कि कोई कार्य, कोई घटना या कोई अवस्था को हमारे सामने रखता है। देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। मुख्यतः 2 तरह की वर्ब्स होती हैं, प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब्स जिसको प्रधान या मुख्य क्रियाएं बोलते हैं, ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब्स जिनको सहायक क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लें, वी आर लर्निंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम क्या कर रहे हैं? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीख रहे हैं। तो आर अपना क्या हो गया? आर हो गया है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया हो गया है। लर्निंग जो है वो मेन या प्रिंसिपल वर्ब हो गया है। तो इस तरीके से देखिए, आर अपना हेल्पिंग वर्ब है और लर्निंग क्या है? प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब है, तो आर ऑक्सिलरी कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट देखिए, प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। प्रिंसिपल या मेन वर्ब को आगे 2 पार्ट्स में और विभाजित किया जा सकता है, जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स रहेंगी, जिसको हम ट्रांजिटिव को हिंदी में बोलते हैं सहकर्मक, जिसके साथ ऑब्जेक्ट साथ आता है, और ऐसी क्रियाएं जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है या ऑब्जेक्ट लेस होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। डोंट वरी, जब ये वर्ब्स की अपनी क्लास रहेगी टेंसी से ठीक पहले, उसमें मैं ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर करूंगा कि उसके बाद ऑक्सिलरी के पार्ट्स भी होते हैं जिसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, देर आर मेनली 4 फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब, कि क्रिया की मुख्यतः 4 रूप होते हैं, जिसमें फर्स्ट अपना रहता है V1 जिसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, V2 जो अतीत या पास्ट को शो करता है, और थर्ड अपना रहता है पास्ट पार्टिसिपल जो भूतकाल को शो करता है, और फिर है V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग। ठीक है ना? तो V4 के अंदर क्या होता है? V1 प्लस ING को हम यूज कर लेते हैं, V1 प्लस ING को हम यूज करते रहेंगे। देखिए, अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक, अवोक, अवोकन, अवेकिंग, सक्सीड, सक्सीडिड, सक्सीडिड और सक्सीडिंग, रिजॉइस, रिजॉइस्ड, रिजॉइस्ड और रिजॉइसिंग। इस तरीके से हम 4 मेन जो वर्ब फॉर्म्स हैं उनको करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एडवर्ब को, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है वो जान लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई एनी पार्ट ऑफ स्पीच। जो हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं उसको देखिएगा, एनी पार्ट ऑफ स्पीच, उसमें से अगर हम नाउन या प्रोनाउन को छोड़ दें
नाउन या प्रोनाउन को छोड़ दें, उसके अलावा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो या कि पूरा का पूरा एक वाक्य हो, उसको क्वालिफाई करता है, उसको परिभाषित करता है, वो एडवर्ब कहलाता है। जब हम एडवर्ब का चैप्टर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। यूजेज ऑफ एडवर्ब्स देख लीजिए। सबसे पहले हम थोड़ा सा इनके यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एट्रीब्यूटिव एडवर्ब, जैसे यूज का मीनिंग कहाँ पर ये यूज होता है उसके अकॉर्डिंग इनको जाना जाता है, जैसे कि हमने एडजेक्टिव में किया था। एट्रीब्यूटिव एडवर्ब गुणवाचक क्रिया विशेषण, हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक क्रिया विशेषण। एग्जाम्पल, ही डिड इट वेरी बैडली। जो बैडली है, देखो बैडली क्या है, अपना एडवर्ब है, क्योंकि लास्ट में क्या हुआ है, एल वाई आया हुआ है। बैड अपना एडजेक्टिव है और इसके लास्ट में एल वाई लगने से क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो बैडली अपना एडवर्ब है और एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, वेरी। तो वेरी भी अपना एक एडवर्ब है और वो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। इस तरीके से एट्रीब्यूटिव हो गया, क्योंकि एक एडवर्ब से पहले एक और एडवर्ब आया है, तो इसको क्वालिफाइंग एट्रीब्यूटिव बोलेंगे, क्योंकि इसको ये क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है अपना प्रिडिकेटिव। प्रिडिकेटिव एडवर्ब होता है विधेयवाचक क्रिया विशेषण, जैसे ये लास्ट में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, ये अपनी वर्ब है और वर्ब को ये लास्ट में क्वालिफाई कर रहा है। इट इज़ हियर, इट इज़ देयर, इस तरीके से। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब परिचयवाचक क्रिया विशेषण बोल सकते हो आप। परिचयवाचक क्रिया विशेषण को ध्यान रखिएगा, ये हियर और देयर से शुरू होते हैं। जब हम ये चैप्टर करेंगे तो मैं और डिटेल में आपको करवाऊंगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई। ये इज अपनी वर्ब है और इज को कौन क्वालिफाई कर रहा है, देयर कर रहा है, और देयर अपना क्या है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है, यानी एडवर्ब है। एडवर्ब पार्टिसिपल्स क्रिया विशेषण कृदंत, इसको देखिए व्हेन सम प्रेपोजिशन, कुछ एक प्रेपोजिशन होती है जैसे इन, आउट, अप, विद इन और बिटवीन, ये सब जो होती हैं वो एडवर्ब की तरह भी यूज की जाती है। किसकी तौर पर, क्रिया विशेषण के तौर पर। जब कुछ एक प्रेपोजिशन का यूज किया जाए तो उनको एडवर्ब पार्टिसिपल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, मे आई कम इन। मे आई कम इन, यहाँ पर जो ये वर्ब है, ये V1 है और इसको ये इन जो है वो क्वालिफाई कर रहा है, इन जो है वो क्वालिफाई कर रहा है। तो ये जो यहाँ पर इन है वो एडवर्ब है। इस तरह का क्वेश्चन अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्या करके आएंगे, हम करके आएंगे कि ये तो प्रपोजिशन है। ये प्रपोजिशन नहीं है, ये एडवर्ब पार्टिसिपल है। क्यों है, क्योंकि ये अकेला आया हुआ है। प्रपोजिशन की विशेषता जब हम अभी प्रपोजिशन करेंगे आगे, तब मैं बताता हूँ क्या है, फिर आप समझिएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। एडवर्ब के जो काइंड्स हैं वो विशेष तौर पर 3 काइंड्स में हम डिस्कस करेंगे, 3 प्रकार से। सबसे पहले सिंपल एडवर्ब अपने रहेंगे, साधारण क्रिया विशेषण रहेंगे। साधारण क्रिया विशेषण को हम 8 टाइप में फर्दर डिवाइड करके चलेंगे, जिसमें टाइम, समय, प्लेस, स्थान, मैनर, तरीका, डिग्री, किस हद तक, सीमा तक, रीजन या फिर पर्पज, कोई कारण या उद्देश्य, और आगे अफर्मेशन, नेगेशन, यानी कि सकारात्मक नकारात्मक क्या बातें रहेंगी वो हम डिस्कस करेंगे। इंटेंसिफायर, जब हम कोई चीज़ पर जोर देकर के कहेंगे। डाउन टोनर, जब हम किसी चीज़ को कम जोर देकर के कहेंगे या किसी चीज़ को कम आंकेंगे, उसकी बुराई करेंगे, ठीक है ना, उसको डाउन टोनर में लेंगे। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। सेकंड अपना रहेगा रिलेटिव और या फिर कंजक्टिव एडवर्ब। देखिए, संबंध और संयोजक विशेषण, इसको हम जब क्लास करेंगे डिटेल में करेंगे। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसको भी हम करेंगे। तो इन सब को जब अपनी एडवर्ब की क्लास रहेगी तो देखिएगा कितना एफर्टलेसली हम सीख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब में कुछ ना कुछ ऐड करता है। मैंने सिर्फ एडिशनल नॉलेज के लिए आपके सामने रखा हुआ है। यानी वर्ब को जब हम पढ़ें तब हमारे सामने अगर हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिएगा वहाँ पर एडवर्ब हम यूज कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे इस वर्ब को हम पढ़ते हैं कंप्लेंट को। कंप्लेंट अपनी क्या है, V2 है। कंप्लेंट क्या है, V2 है। जैसे ही मैंने इसको स्टडी किया, टोनी कंप्लेंट, टोनी ने कंप्लेन की। कैसे की, बिटरली। तरीका पूछा जा रहा है, बिटरली का मतलब बहुत ही ज़्यादा
जोर से, जोर शोर से, करवाहट से, रोते चिल्लाते हुए शिकायत की। जैक बोट ए कैक्टस, जैक ने एक कैक्टस खरीदा। अब हमारे सामने क्वेश्चन कई सारे आ सकते हैं, कहाँ से खरीदा, कब खरीदा, कैसे खरीदा, क्यों खरीदा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन इस वर्ब को पढ़ने से हमें पता लग रहे हैं ये V2 है, तब समझ लीजिए वहाँ पर हम एडवर्ब यूज करेंगे, और एडवर्ब इस वर्ब के अंदर क्या करेगा, ऐड ऑन करेगा, कुछ ना कुछ अतिरिक्त बात जोड़ेगा जिससे मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर यस्टरडे है, टाइम एडवर्ब है। आगे देखिए वेयर, बैरी विल वेट, वेट V1 है। बैरी वेट करेगा, कहाँ करेगा या क्यों करेगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेस वाला लिया है तो हियर रहेगा। वाई देखिए, एनी इज ट्रेनिंग, एनी ट्रेनिंग कर रही है, क्यों कर रही है, ये V4 है। क्यों कर रही है, क्योंकि वो जीतना चाहती है, जीतने के लिए। तो टू विन अपना एडवर्ब हो गया। एडवर्ब के अंदर एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब हम चैप्टर करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आगे हम बात करते हैं प्रपोजिशंस के। प्रपोजिशन को पूर्व सर्ग बोलते हैं, जैसा हिंदी में हमने शुरू में किया था। प्रपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं। देखिए मैं इसको अगर अलग अलग करूं तो देखो समझ लीजिए, प्री का मीनिंग होगा पहले, प्री का मीनिंग क्या होगा, पहले। और पोजीशन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर, अवस्था। पोजीशन का मीनिंग अवस्था, ठीक है। यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले की जो अवस्था होगी उसको क्या बोलेंगे, प्रपोजिशन। तो ये कंफर्म हो जाता है जहां कहीं भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे कि उसके बाद में उससे पहले प्रपोजिशन हम यूज करेंगे। या आप इसको ऐसे बोल लीजिए कि जब कभी भी इस तरह के प्रपोजिशन हमें कहीं पर भी देखने को मिले तो उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी रहता है। अब मैं बात करता हूं मे आई कम इन की, क्योंकि मे आई कम इन के बाद में क्वेश्चन मार्क है, किसी तरह की नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, इसीलिए उसको हमने एडवर्ब में काउंट किया था। लेकिन प्रपोजिशन के बाद में ये बात कंफर्म होती है कि संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा। ये अपने सारे क्या हो जाते हैं, प्रपोजिशन हो जाते हैं। इस प्रपोजिशन के टॉपिक को जब हम ये क्लास करेंगे तो बहुत डिटेल में अच्छे से करेंगे। जैसे पुट ऑन द बॉक्स, ये अपने बॉक्स है, बॉक्स क्या है, नाउन है, तो ऑन द बॉक्स ये नाउन से पहले है हुआ है। पुट अंडर द बॉक्स, ये भी पुट इन द बॉक्स, देखो ये सारा नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंजक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इनको लिंकर्स भी बोला जाता है, ठीक है, या कनेक्टर्स भी बोला जाता है। लिंकर, कनेक्टर्स, कंजक्शंस भी बोला जाता है। इनको हिंदी में संयोजक बोलते हैं, जोड़ने वाले शब्द बोलते हैं, ठीक है, जो जोड़ते हैं। देखिए ये किसको जोड़ते हैं, नाउन को नाउन से, नाउन प्लस नाउन को जोड़ते हैं, वर्ब प्लस वर्ब को जोड़ते हैं, ठीक है ना, और क्लोज प्लस क्लोज को जोड़ते हैं। क्लोज क्या होता है मैंने पहली वाली क्लास में बताया हुआ है, अब वो वहाँ से देखिए। सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ते हैं, सेंटेंस पे भी हम क्लास फर्स्ट में कर चुके हैं। फ्रेज को फ्रेज से जोड़ते हैं, फ्रेज भी हम क्लास फर्स्ट में कर चुके हैं। तो इन सब को जोड़ने का जो काम है वो कंजंक्शन का होता है, लिंकर का होता है। अगर आपको इसमें क्लोज में, फ्रेज में, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है तो फर्स्ट क्लास जरूर वॉच करें और सीरीज में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें। देखिए फिश अपना नाउन है, चिप अपना नाउन है, तो दो नाउन को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। नोटी एक एडजेक्टिव है, नाइस एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कौन कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, ये बट जोड़ रहा है। और देखिए ये अपना वर्ब है टेक, और लीव अपना क्या है, एक वर्ब है, ठीक है ना, ये V1 है, ये V1 है, इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, और कर रहा है। कंजक्शन में आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जब कंजक्शंस की हम क्लास को करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली हम ये स्टडी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करते हैं, जो कि है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, विस्मयादिबोधक है, एक्सप्रेसिज सम सडन फीलिंग्स, अचानक से दिमाग में आए, मन में आए भावों को जो व्यक्त करे, चाहे वो डर का हो, भय का हो, खुशी का हो, हर्षोल्लास का हो, किसी भी तरह का भाव हो, उसको व्यक्त करने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। देखिए अलग अलग हम कर लेते हैं। इंटर का मीनिंग होता है इंटो, अंदर। जैक्शन का मीनिंग होता है थ्रोइंग, फेंकना, यानी जो अंदर फेंकने का काम करे। यानी हमारे अंदर अगर किसी भी सिचुएशन को देखें और कुछ भाव
फेंके जाते हैं अचानक से, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। यानी दिमाग से अनायास बिना सोचे समझे जो बातें निकलती है वो इंटरजेक्शन में आती है। जैसे आपने कोई भी अच्छी सिचुएशन देखी तो आपके मुंह से निकला वाओ, ठीक है, इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, जैसे गुड रिलीफ, हे, आउच, रे, ओ, ऊप्स, ओ नो। इस तरह के सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, इंटरजेक्शन कहलाएंगे। अभी 2 एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, इंटरजेक्शन के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क या कोमा आता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद में इन वर्ड्स के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क ही आएगा, कोमा भी यूज कर लिया जाता है। याद रखिएगा, इंटरजेक्शन में केवल एक्सक्लेमेशन मार्क ही यूज नहीं होता, कोमा भी यूज कर लिया जाता है। अल्प विराम बोलते हैं कोमा को हिंदी में। तो देखिए कोमा यूज करते हैं हम। हाय, आई एम ग्लैड दैट यू हैव सक्सीडेड। हाय, आई एम ग्लैड कि मैं, हेलो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सफल हो गए, ठीक है ना। तो ये देखिए हाई के बाद में हमने क्या एक एग्जांपल लिया है, कोमा यूज़ कर लिया है। यहाँ देखिए वाओ, वाओ के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यूज़ किया। आई हैव फाइनली लर्नड पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउ। उम्मीद करता हूँ आप भी सीख गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सीख गए होंगे, तो आप ये सेंटेंस अभी बोल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और जैसा मैंने बताया, अपनी क्लास का हॉलमार्क रहता है आपका समय बचाना, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। सिर्फ मैं टीचिंग करूंगा और इधर उधर की एक भी बात नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपका अपना चैनल है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस फैमिली को और बड़ा बनाते चलें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।